नाउ स्टूडेंट्स, चलिए देखिए लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के लास्ट 10 ईयर में देखते हैं क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है बच्चों, जल्दी जल्दी देखेंगे, बहुत सारी बातें आप लोगों को पता भी बच्चों। देखिए उसने कहा डिफाइन प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की बच्चों आपको प्रिंसिपल क्या डिफाइन करनी है, प्रिंसिपल एक्सेस डिफाइन करनी है ना। तो प्रिंसिपल एक्सेस क्या होता है, एक लाइन होती है जो कि किसको ज्वाइन करती है। ये देखिए कोई भी स्फेरिकल मिरर ले लीजिए बच्चों, आप चाहे कॉनकेव ले लीजिए और आप चाहे कॉन्वेक्स ले लीजिए, है ना। तो आपका जो पोल होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है ना, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो एक ऐसी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है, इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सेस बोलते हैं बच्चों। ठीक, बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग को पता है। ये रहा पोल और ये यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ फोकस होगा, आपको पता है। ये इस तरीके से है ना, कॉन्वेक्स कॉनकेव। तो सभी बच्चे पढ़ लें ध्यान से, क्या कह रहा है, कह रहा है कि द लाइन विच ज्वाइंस द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। देख लीजिए बच्चों ध्यान से, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सेस। कोई डाउट है, बहुत सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आप देखेंगे, ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, यस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है व्हाट इज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है, ठीक है बच्चों। अब आपको पता है बच्चों, अगर लाइट रेस रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन होने के बाद, चाहे रिफ्लेक्शन हो रहा हो चाहे रिफ्रैक्शन हो रहा हो, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट रेस अगर सच में मीट नहीं करती, यानी कि सच में आपस में कहीं पर मीट नहीं करती हैं, वो अगर हमें मीट करते हुए नजर आती हैं, है ना, मतलब हमारे ब्रेन को अपीयर्स टू मीट, तब हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज बनी है। और एक चीज और, वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते हो, पता है ना, वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं बना सकते हैं, करेक्ट। तो यहां से देख लीजिए बच्चों, वर्चुअल इमेज क्या होती है, इफ द रेज ऑफ लाइट डू नॉट एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बट appears to meet when produced backward, then the point constitutes virtual image। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो बच्चों इसका। और हाँ एक चीज और लिख लीजिएगा, क्या, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। ओके, वी कैन नॉट गेट वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, है ना, ऑन द स्क्रीन, ये हमें स्क्रीन पे नहीं मिलती हैं। ठीक है बच्चों, एक इसमें आप छोटा सा कोई एग्जाम्पल दे दीजिए, ठीक है, एक इसमें आप छोटा सा कोई एग्जाम्पल दे दीजिए। कौन सा एग्जाम्पल देना चाहोगे बताओ, कोई एग्जाम्पल दे दीजिएगा इनको, कॉनकेव का एग्जाम्पल दे दीजिए। ठीक, तो कॉनकेव का बच्चों वही शेविंग मिरर वाला एग्जाम्पल दे दीजिए जो क्लास में पढ़ाया था। ठीक, ये आपका पोल हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, ये आपका फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में था, याद है बच्चों। तो यहां से एक लाइट रे आती थी इस तरीके से और ये फोकस से पास होगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के निशाने से जो लाइट रे आती थी, समझ गए, याद है, भूल गए हो क्या, ये ऐसे जाएगी और इसी पाथ पे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसको डॉट डॉट से पीछे हम प्रोड्यूस करेंगे तो एक वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। तो ये वर्चुअल इमेज है जो कि बिहाइंड द मिरर बन रही है। और वर्चुअल इरेक्ट अगर आप इस मिरर के पीछे स्क्रीन को रखोगे तो स्क्रीन पे कोई इमेज नहीं मिलेगी। बताइए कोई डाउट है बच्चों, आप लोग इसको पढ़ लीजिए एक बार आराम से, पढ़िए फटाफट, अभी के अभी 2 बार पढ़ो इसको, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, आसान है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अब आपसे वो कह रहा है बच्चों, थोड़ा आपको एग्जाम में ना क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है ना। मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन जरूर पूछा जाता है, ये देखिए पूछा गया है क्वेश्चन बच्चों। कह रहा है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, आप लोग को पता है कि ये आपका बच्चों ऐसे कॉनकेव मिरर है, ठीक, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सेस है, ये पोल है आपका, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ कहीं फोकस होता है। तो वो फोकस कैसे मिलता है, जब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आती हैं बच्चों, और आफ्टर द रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सेस के जिस पॉइंट पे मीट करती हैं वो,
उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव। ठीक, पढ़ लीजिए, लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस। ओके, पैरेलल एंड नियर टू द प्रिंसिपल एक्सेस लिखना चाहिए हमें, है ना, पैरेलल एंड नियर टू द प्रिंसिपल एक्सेस, एंड नियर टू द प्रिंसिपल एक्सेस। अगर आपको याद हो तो हमारी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि ये जो लाइट रेज होती है ना, ये प्रिंसिपल एक्सेस के बहुत पास होनी चाहिए, प्रिंसिपल एक्सेस के बहुत पास होनी चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है ना। ओके, लाइट रेज दैट आर पैरेलल एंड नियर टू द प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ अ कॉनकेव मिरर converge at a specific point on its principal axis after the reflection from the mirror. This point is known as the principal focus of the concave mirror. पहले पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़िए इसको, हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो आ रहा है आपका, ठीक, राइट टू डिफरेंट यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स। बच्चों, कॉनकेव मिरर के 2 डिफरेंट यूजेस आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो यदि आपको याद हो बच्चों, तो कॉनकेव मिरर के बहुत सारे यूजेस हमने बताए हैं आपको। कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ होता है, व्हीकल्स की हेडलाइट में, याद है। तो जब आप क्या करते हो, ये आपके व्हीकल की हेडलाइट है, इस तरीके से कॉनकेव शेप का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। अब चलो मैं आपसे सवाल करता हूँ, देखते हैं आपके मन में क्या आता है। आपका जो व्हीकल होता है, ठीक, उसमें जो आपका बल्ब लगा होता है ना, व्हीकल में आगे हेडलाइट का जो बल्ब लगा होता है, बताओ कहाँ लगा रहता है, पोजीशन बताइए बल्ब की। कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, बल्ब कहाँ लगा रहता है, फोकस पे। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बल्ब आपका कहाँ लगा रहता है, यहाँ फोकस पे, है ना। तो यहाँ अगर बल्ब ऐसे लगा रहेगा, वेरी गुड वेरी गुड, तो यहाँ से लाइट रेज ऐसे करके जाती हैं, है ना भाई। हम कार ऐसे चला रहे हैं, ऐसे हमारी कार ऐसे चल रही है, हमें इस दिशा में जा रहे हैं, ऐसे कॉनकेव सरफेस है, और ये बल्ब कहाँ होता है, फोकस पे। तो फोकस से पहले लाइट रेज आती हैं और कॉनकेव सरफेस पे टकरा के पैरेलल बहुत दूर तक जाती हैं, तो सामने वाली कार पे चली जाएंगी लाइट रेज ऐसे पैरेलल होके। और फिर क्या होता है, तुम कार के अंदर यहाँ बैठे हुए हो, तो वहां सामने वाली कार पे जाएगी और सामने वाली कार पे ये लाइट रेस टकराएंगी और टकरा के फिर से तुम्हारी आंखों में आएंगी। ऐसा सोचो, यहां से ये रिफ्लेक्ट होके फिर से तुम्हारी आंखों में आएंगी, तो तुम सामने वाले व्हीकल को आराम से देख लोगे। सही है, ओके। तो ये चीजें होती हैं, ठीक। और बच्चों, सर्च लाइट में भी यही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है। टॉर्चेस में भी, टॉर्च जो आप यूज करते हो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट होता है। अब आप मुझे ये बताओ जरा, इसके अलावा बच्चों, टॉर्च हो गया, सर्च लाइट हो गया आपका, ठीक, व्हीकल्स की हेडलाइट हो गया, इसके अलावा कॉनकेव मिरर का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। जरा देखते हैं कौन बच्चा बताएगा, बताइए। कॉनकेव मिरर का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, बताइए। कॉनकेव मिरर का यूज, शेविंग मिरर, चलो भाई मान गए इनकी बात, शेविंग मिरर बच्चा बता रहा है, सही है भाई, मान गए आपकी बात। शेविंग मिरर इस बच्चे ने क्यों बताया, मेकअप मैन मिरर क्यों बताया, वो वाला केस जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं बच्चों, पोल और फोकस के बीच में, है ना। तो यहाँ ऑब्जेक्ट रखते हो तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज यहाँ बनता है, शेविंग मिरर, बिल्कुल सही बताया है। और बताइए, सोलर फर्नेस, वेरी गुड, यही मैं सुनना चाहता था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों। सोलर फर्नेस को भूल मत जाना भाई, सोलर फर्नेस क्लास में पढ़ाया है ना। बहुत सारे कॉनकेव मिरर ऐसे रखे जाते हैं और जो मेटल का स्क्रैप होता है उसको फोकस पे रखते हैं, तो लाइट रेस कन्वर्ज होती है मेटल स्क्रैप पे और मेटल मेल्ट करने लगता है, काफी समय के बाद मेटल मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। या सोलर फर्नेस के और भी यूजेस होते हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, सोलर फर्नेस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सोलर फर्नेस तो आप जरूर लिखें, चाहे जो हो जाए, सोलर फर्नेस आप लोग जरूर लिखें, चाहे जो हो जाए, है ना। बहुत बढ़िया, तो ये भी आप लोगों ने कर लिया। अब मत भूलिएगा कॉनकेव के यूजेस बच्चों, टॉर्च हो गया, सर्च लाइट हो गया, हेडलाइट ऑफ द व्हीकल हो गया, सोलर फर्नेस हो गया। अच्छा चलो, यहीं पे एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या कॉन्वेक्स मिरर का यूज आप लोग को पता है, बताइए। कॉन्वेक्स मिरर का जरा यहीं पे बता दीजिए फटाफट बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर का जरा बता दीजिए फटाफट जल्दी से, कॉन्वेक्स मिरर का जरा। रियर व्यू मिरर, यस, कार में रियर व्यू मिरर, यस यस, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आपको समझ में आ गया, अब आ जाइए। ओके, अब इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल इन्वर्जन ऑफ द इमेज इन द मिरर। अब ये बहुत अच्छा बच्चों आंसर लिखा नहीं हुआ है,
लेटरल इन्वर्जन ऑफ द इमेज इन द मिरर, ये टॉपिक आपको पता होगा, ठीक है। एक ऐसा फिनोमेना है जिस फिनोमेना में क्या होता है बताइए, ऑब्जेक्ट का जो राइट होता है वो इमेज का लेफ्ट बन जाता है, और ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट होता है वो इमेज का राइट बन जाता है। क्या ये डेफिनेशन मैंने रिवीजन में कराई थी? कर लोगे? बताओ, कर लोगे? ठीक, कहाँ लिखी हुई ये डेफिनेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ लिखी हुई है ना। कुछ बच्चे क्योंकि परेशान रहेंगे जिन्होंने क्लास नहीं करी हुई है। ये देखिए, ये आपकी बुक में ही दिया हुआ है ना, तो आप इसको फटाफट देख लीजिए। प्लेन मिरर बच्चों, है ना, यहाँ से तो हमारे स्फेरिकल मिरर है। ये देखिए, ये वाला बच्चों आपको याद है? बताइए, ये लेटरल इन्वर्जन वाला कॉन्सेप्ट। When an object is placed in front of a plane mirror, then the right side of the object appears to become the left side of the image, and left side of the object appears to become the right side of the image. This change of the side of an object and mirror, this change of the sides of an object and its mirror image is called lateral inversion. सब लोग पढ़िए जरा, इसको कर लोगे? यहां से आगे बढ़े, बताओ हो जाएगा? बोलिए, ये जो लिखा हुआ है ना, तैयार करके जाना एग्जाम में भाई, लिखना पड़ेगा वहां, तब मार्क्स मिलेगा। लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ऐसे नहीं मिलेगा आपको। ये सब मैंने समझाया था आपको। तो आइए हम लोग बच्चों वापस अपने सवालों में आते हैं, ठीक। अब देखिए बच्चों, यहां पर व्हाट आर द टू फैक्टर्स ऑन विच द लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन एमर्जेंट रे फ्रॉम अ ग्लास स्लैब डिपेंड्स, ठीक है ना। तो बच्चों, यदि आपको याद हो तो मैंने जाते जाते एक दिन बहुत जल्दी जल्दी आपको बता दिया था कि अगर आपके पास ये इस तरीके से ग्लास स्लैब है, जल्दी जल्दी देखिएगा, यहां से इंसिडेंट रे इस तरीके से आ रही है, ठीक है। इसका ओरिजिनल रास्ता ये है डॉटेड लाइन वाला, लेकिन बच्चों इस पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। यहां पर ये देखिए, कौन से पॉइंट पे? इस पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो ये पहले लाइट रे एयर में, अब जैसे ही ग्लास में जाएगी तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ये ऐसे अंदर। तो ये जैसे ही टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती थी, उसके बाद अब इस पॉइंट पे आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहां नॉर्मल आएगा। अब ये जाना कैसे चाहती थी? ये जाना चाहती थी सीधे, लेकिन क्या होगा, डेंसर से, यानी कि ग्लास से एयर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, ठीक। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होके ऐसे करके अपने ओरिजिनल वाले पाथ से पैरेलल हो जाती है ना, ये ऐसे। तो ये एमर्जेंट रे है आपकी, और इसका जो ओरिजिनल पाथ था और इमरजेंट रे का बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको आप लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, याद है। और ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट तीन बातों पे डिपेंड करता था, यदि आपको याद हो। लेटरल डिस्प्लेसमेंट डी इज प्रोपोर्शनेट टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्यों बच्चों? उसके बाद इस ग्लास की जो थिकनेस है, ये ग्लास कितना थिक है, उस पर डिपेंड करता था, यानी कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, टी का मतलब थिकनेस। और तीसरी बात क्या थी कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, ठीक है ना। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो दिस लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन जी, लिख दिया मैंने, समझ जाना। एन जी बोलो, ईटा जी बोलो, जो बोलना है बोल दो। एन जी का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको कि आप एग्जाम में भूल सकते हैं, प्लीज ध्यान रखें बच्चों। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप एग्जाम में बच्चों भूल सकते हैं, ठीक। अब आइए मैं आपसे इस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं। चलिए सुनिए ध्यान से, मेरा क्वेश्चन सुनिए बच्चों। मैंने क्या किया, मैंने थिकनेस उतनी ही रखी और ग्लास को भी नहीं चेंज किया। जरा समझिएगा बच्चों, मैंने थिकनेस उतनी रखी और ग्लास के मटेरियल को भी नहीं चेंज किया। ध्यान से सुन लीजिए, यदि ग्लास का मटेरियल चेंज हो जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाएगा। सुना, यदि ग्लास का मटेरियल चेंज हो जाएगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक। तो ना तो मैंने मटेरियल चेंज किया और ना मैंने उसकी थिकनेस चेंज करी, लेकिन मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस हाफ कर दिया। मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस हाफ कर दिया, आई की जगह मैंने I/2 कर दिया। जरा बता दीजिए कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, देख के बताइए। एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि मैंने हाफ कर दिया तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि डी इज प्रोपोर्शनेट टू आई है। वेरी गुड। उसके बाद मेरा नेक्स्ट सवाल सुनिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं बच्चों। मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही रखा,
एयर से ग्लास में जा रही है, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने सॉरी एक मिनट आराम से, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही रखा, थिकनेस मैंने उतनी ही रखी, लेकिन मैंने अब इसकी जगह एक ऐसा मटेरियल यूज कर लिया, ग्लास की जगह मैंने मटेरियल चेंज कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कितना है, ग्लास का हाफ है। देखते हैं आपके मन में क्या आएगा, जरा बताइए। अब मैंने जो नया मीडियम यूज किया ग्लास की जगह, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्लास का हाफ है। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया, मतलब अब लाइट रे एयर से आ रही है लेकिन इस मीडियम में जा रही है, और मीडियम की थिकनेस उतनी है, तो थिकनेस उतनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल ऑफ इंसिडेंस भी उतना ही है, ठीक। अब बताइए जरा, नए मैं बना देता हूं, कुछ लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि यहां से सवाल बना के आ सकता है एग्जाम में, है ना, तो कुछ लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि थिकनेस उतनी है जितनी पहले थी, ठीक, थिकनेस उतनी, लेकिन नया मटेरियल है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मटेरियल मतलब जो भी नया मीडियम है वो दिया हुआ है, कितना, ग्लास का हाफ, और थिकनेस उतनी है और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी उतना ही है। तो बताओ लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि D इज प्रोपोर्शनेट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाफ हो गया तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी हाफ हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब मैं सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब हमने क्या किया, हमने बच्चों थिकनेस को डबल कर दिया, थिकनेस को डबल कर दिया बच्चों, ठीक। और ध्यान से सुनिए, ग्लास ग्लास का ग्लास ही है, ग्लास का ग्लास ही रखा हुआ, पहले भी ग्लास था अभी भी ग्लास था, बस ग्लास की थिकनेस हमने डबल कर दी, और हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कर दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने हाफ कर दिया बच्चों। अब बताइए लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, थिकनेस डबल, एंगल ऑफ इंसिडेंस हाफ, बताइए कितना हो जाएगा, रिमेन सेम, सही बात है, वेरी गुड। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। अब जिनको नहीं समझ में आया वो बच्चे जरा ध्यान से चेक करेंगे, जिनको नहीं समझ में आया, देखिए मैंने आपको क्या दिया, मैंने आपको बोला कि थिकनेस मैंने 2t कर दी, तो आप थिकनेस इसकी डबल कर दीजिए, ये देखिए थिकनेस डबल हो जाएगी, है ना, समझ जाना भाई, ठीक। अरे यार समझ जाना, समझने में क्या जा रहा है ना, ठीक। तो थिकनेस अगर मैंने डबल कर दी यानी कि 2t कर दी मैंने, और एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने कितना कर दिया, हाफ, यानी कि I/2 कर दिया, पहले I था अब I/2 कर दिया, ठीक। तो क्या हो जाएगा, चेक कर लो, यहां से अगर हम इसको कंबाइन कर देंगे तो ये वाली कंडीशन में इधर लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होता बताना जरा, इन तीनों को कंबाइन करो तो I इंटू टी इंटू आई इंटू टी इंटू एन जी, और यहां एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता के, ठीक। भाई तीनों को कंबाइन करोगे तो कोई कांस्टेंट आएगा ना, उससे मतलब नहीं, कांस्टेंट आप छोड़ दीजिए। और यहां पर अगर हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट न्यू निकालते तो आंसर कितना आता बताओ, फॉर्मूला तो यही बनता, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के आई की जगह हम कितना रख देते, I/2, है ना, इनटू थिकनेस टी की जगह हम कितना रखते, 2t रख देते, और इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो उतना ही है, ठीक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो उतना ही है, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहां से ये वाला 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और डी न्यू कितना आ रहा है आपका, न्यू लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू के इंटू आई इंटू टी इंटू एन जी, और ये पूरा क्या है, मतलब ये जो आंसर पूरा आ रहा है ये पुराने वाले जैसा ही तो आ रहा है, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। बताइए कोई डाउट है, बताइए, हो जाएगा, सही है। तो ऐसे करके वो वेरिएशन कर सकता है, आप अंदाजा लगा लीजिएगा एग्जाम में, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। अब उसने बोला व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर एंड वाई। हाँ भैया जरा न्यूमेरिकल वैल्यू बता दो, प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन का न्यूमेरिकल वैल्यू याद कराया है क्लास में, सब बताया है क्लास में, +1, वेरी गुड, यानी कि तुम्हें पता है, बहुत बढ़िया बात हो गई ये तो। और आपसे पूछ रहा है कि +1 क्यों आता है, तो ध्यान से सुनो, प्लस इसलिए आता है क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट होती है, सबसे पहली बात तो, है ना, ओके। और 1 क्यों आ रहा है,
क्योंकि एच आई इज इक्वल्स टू एच ओ होता है, यानी कि साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है ना बच्चों। ठीक, तो इसके कारण मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, एम इज इक्वल्स टू एच आई बाई एच ओ। तो एच आई से एच ओ कट जाएगा तो आंसर +1 ही तो आएगा, चेक कर लो। ठीक, तो यहां पढ़ लीजिए, इट्स मैग्निफिकेशन इज +1, आपको आंसर देने हैं और दोनों आपको वो बताने हैं, क्या नाम है, एग्जाम्पल, मतलब क्या कहते हैं उसको, है ना, करेक्ट। अब देखो, ऑलवेज फॉर्म लेटरली इन्वर्टेड, पता है यहां पर बच्चे लेटरली इन्वर्टेड से कंफ्यूज हो जा रहे हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं। लेटरली इन्वर्टेड वही वाला है, लेटरल इन्वर्जन वाला ही है यार ये, तो परेशान नहीं होना है आपको। ये वही वाला लेटरली इन्वर्टेड है कि इमेज का राइट लेफ्ट में दिख जाए, लेफ्ट राइट में, लेकिन जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतनी बड़ी तो इमेज होती है, वर्चुअल इरेक्ट होती है। ये देखो ना, लेटरली इन्वर्टेड उन्होंने लिख दिया तो क्या ही दिक्कत हो गई आपको। यहां पे देखिए, ये लड़के ने प्लेन मिरर के सामने खड़ा हुआ है, तो लेटरली इन्वर्टेड इमेज ही तो है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट है वो इमेज का राइट बन गया भाई, ये ऑब्जेक्ट का लेफ्ट और ये इमेज का राइट बन गया, तो लेटरली इन्वर्टेड है, लेकिन जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी तो इमेज है। ठीक, ओके। हाँ, लेटरली इन्वर्टेड से आप रियल एंड इन्वर्टेड मत समझ लेना रियल इन्वर्टेड अलग बात थी, रियल इन्वर्टेड का मतलब है कैंडल ऐसे है तो इमेज ऐसे बन रही है, वो रियल इन्वर्टेड होता था। लेटरली इन्वर्जन ये रहा कि इमेज, ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज भी ऐसे ही बनेगी, समझे, बताइए कोई डाउट है, सही है ना, ओके। हाँ, तो ये चीज है, करेक्ट। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो ये हो गया, ठीक। इसके बाद अब देखिए बच्चों, देखिए ये एक बेवजह का सवाल है, कभी कभी आपको बेवजह के सवाल मिल जाएंगे, एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, ठीक है बच्चों, लेकिन भाई याद कर सकते हो तो कर लो, है ना, याद कर सकते हो तो कर लो, ठीक है बच्चों, है ना। क्या याद करोगे मैं आपको बताऊं, देखिए बच्चों, व्हाट इज द रेंज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल, है ना, विजिबल लाइट, तो जो विजिबल लाइट होती है बच्चों उसकी रेंज क्या होती है वेवलेंथ की, ये याद कर लीजिए। देखिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, हालांकि ये आपको ऐसा कहीं शायद दिया नहीं होगा, बट फिर भी सुन लो ध्यान से बच्चों। देखो बच्चों, ये देखिए, देखिए ये आपका वेवलेंथ पैटर्न होता है इस तरीके से। अब जिन बच्चों को नहीं पता है तो भाई सुन लो अभी के लिए, तो तुम, है ना, अभी आपको ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड बताएंगे तो शायद ये क्वेश्चन दोबारा आए, मुझे नहीं पता। देखो बच्चों, यहां से चलोगे तो ये VIBGYOR, है ना, विबग्योर, वॉयलेट से आप रेड की तरफ चल रहे हो तो वेवलेंथ बढ़ जाता है, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का है, लेकिन आप सुन लीजिए पहले ध्यान से, है ना, इतना तो याद करना बनता है 10th क्लास में, सुनिए बच्चों ध्यान से। आप वॉयलेट से कहाँ चलोगे, रेड की तरफ, तो लेमडा बढ़ रहा है, लेमडा का मतलब वेवलेंथ। अब जिसको वेवलेंथ नहीं पता तो अभी के लिए बस आप इतना समझो कि ये आपकी कोई वेव है इस तरीके से, ठीक है, तो आप वेवलेंथ इसको बोल सकते हो, टू पीक्स जो दिखाई पड़ रहे हैं इसके बीच का डिस्टेंस ये ऐसे लेमडा वेवलेंथ, है ना, जैसे हमने साउंड वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ था। तो बच्चों, रेड वाले का वेवलेंथ ज्यादा, रेड वाले का रीजन का, इधर का रीजन का वेवलेंथ ज्यादा हो रहा है और इधर का वेवलेंथ कम हो रहा है वॉयलेट का, ठीक, ठीक है, ये चीज है, अभी इस पे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन यहाँ वेवलेंथ ज्यादा और यहाँ कम, ठीक है। अब उन्होंने ये कहा कि जो विजिबल विजिबल रेंज, तो विजिबल लाइट तो यही होती है ना विबग्योर वाली, जो कि 7 कलर्स होते हैं जिसमें, जिसका कॉम्बिनेशन व्हाइट लाइट होती है, यही तो विजिबल रेंज है। तो विजिबल में आपको मतलब ये जितने भी कलर्स आ रहे होंगे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना, तो इनका वेवलेंथ कहां से कहां तक होता है ये हमें बताना है। तो बच्चों 4 × 10⁻⁷ से मीटर से लेकर 8 × 10⁻⁷ मीटर, 4 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर 8 × 10⁻⁷ मीटर, तो ये याद करने वाली एक चीज थी। 4 रेस 10⁻⁷, 4 × 10⁻⁷ मीटर टू 8 × 10⁻⁷ मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया, करेक्ट, ओके। अब ये आप याद करना हो तो याद कर लीजिए, ठीक है ना, ओके। हम्म, अब इसको याद कर लेना, ठीक।
अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है, कह रहा व्हाट इज द, अच्छा एक चीज और बता ही देता हूं, मेरे मन में आ गया था। तो आप कहीं कहीं शायद ऐसा पढ़ोगे, सुनो ध्यान से, आप कहीं कहीं ऐसा शायद पढ़ोगे, लिखा रहेगा 400 नैनोमीटर, एन का मतलब नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, टू 800 नैनोमीटर, ऐसे लिखा रहेगा, है ना। तो आपको परेशान नहीं होना है, ध्यान से जरा चेक करिए। नैनो का मतलब क्या होता है, देखो 400 इंटू एन का मतलब नैनो को हटा दो, 10⁻⁹ लगा दो, बस एन हटा दो, 10⁻⁹ लगा दो, तो 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर टू 800 इंटू नैनो को हटा दो, एन का मतलब नैनो को हटा दो, 10⁻⁹ लगा दो, ठीक, मीटर। तो बात वही पड़ेगी, चेक कर लीजिए, नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करोगे तो इसको आप क्या लिखोगे, 400 को 4 इंटू 10⁻², क्यों भाई 100 को आप क्या लिखोगे 10⁻², और इंटू में 10⁻⁹ मीटर, तो 800 को क्या लिखोगे 8 इंटू 100 का मतलब 10⁻², है ना। बात समझिएगा जरा, देखिए, तो 8 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁹, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास 4 इंटू, अब बताओ 10⁻² इंटू 10⁻⁹ कितना बनेगा, 10⁻⁷ ही तो बनेगा। तो 10⁻⁷ मीटर से लेकर और यहां पर 8 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁹ 10⁻⁷ ही तो बनेगा, ठीक। तो चाहे आप ऐसा लिखो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, चाहे आप 4 इंटू 10⁻⁷ टू 8 इंटू 10⁻⁷ मीटर लिखिए। आ गया, कर लोगे बताओ, ठीक है, कर लोगे, चलो बहुत बढ़िया। आगे देखिए बच्चों, तो ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया, थोड़ा सा आ गया था यहाँ पर। अब देखिए बच्चों, देखिए व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इन द केस ऑफ कॉनकेव। What is the minimum distance between an object and its real image in the case of concave mirror? अब देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने बच्चों पूछ लिया है। देखिए, मैं आपको थोड़ा याद दिलाना चाहता हूं कि आपको याद है कुछ। देखो, ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसको डिस्कस करना बनता है, देखिएगा ध्यान से, है ना बच्चों। देखो, उसने आपसे क्या बोला है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल। ध्यान से सुनिएगा, किसके किसके बीच का डिस्टेंस बताना है, ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज। हाँ, तो रुक जाओ, और मिरर कौन सा है, कॉनकेव। तो भैया बना लो जरा फटाफट, कॉनकेव मिरर के सारे केस याद है, कल भी रिवाइज कराया था, तुरंत आपको अब तो याद होना चाहिए, नहीं याद है तो अब बहुत गलत बात है भाई, ये है ना। देखिए, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सेस है, सही है, और ये देखिए इस तरीके से ये कॉनकेव मिरर है, यहां बच्चों आपका फोकस है, ये आपका पोल है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ध्यान दें, पहला वाला जो केस है वो तो बिल्कुल डिफरेंट है, आपका पोल और एफ के बीच वाला ऑब्जेक्ट, इसको तो आप भूल ही जाओ, ये तो शेविंग मिरर वाला केस है, वर्चुअल इरेक्ट बिहाइंड द मिरर, सही है, इसको तो आप भूल ही जाओ, ये वाला केस आप भूल जाओ। अब मैं आपको दिखा रहा हूं इसके बाद। अब देखिए बच्चों ध्यान से, तो फर्स्ट वाले केस में ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज के बीच का डिस्टेंस मैं आपको दिखा रहा हूं, कितना है, रुक जाओ अभी दिखाते हैं, हाँ चलो दिखाई देते हैं आपको, है ना। ये देखिए इतना डिस्टेंस है, ठीक। अब सेकंड केस क्या था, सेकंड केस में ये फोकस पे था ऑब्जेक्ट, और इमेज कहां बनी थी तुम्हारी, इमेज कहां बनी थी तुम्हारी, इन्फिनिटी, सही है। तो अब ऑब्जेक्ट से इन्फिनिटी के बीच का डिस्टेंस तो ये इतना सारा हो गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा, हमें तो मिनिमम डिस्टेंस चाहिए ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का, ठीक। अब इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट यहां रखा था, तो इमेज आपकी बियॉन्ड सी बनी थी, तो अब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस ये इतना हो गया, ये देखिए इमेज और ऑब्जेक्ट, अभी भी बात नहीं बन रही है। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां रख दें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, याद है, तो इमेज भी यहीं बनती थी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, बोलो बोलो बोलो, ठीक। तो अब ध्यान से सुनिए, इस टाइम यही ऑब्जेक्ट है और यही इमेज है, तो इनके बीच में डिस्टेंस जीरो नहीं है, बोलो बोलो बोलो, नहीं समझ में आया यार, पहले ऑब्जेक्ट ये था इमेज ये थी तो डिस्टेंस इतना आ रहा था, फिर ऑब्जेक्ट यहां था तो इमेज यहां आ रही थी, तो
ऑब्जेक्ट इमेज के बीच की डिस्टेंस इतनी, फिर तुमने ऑब्जेक्ट यहां ग्रीन कलर से यहां रखा तो इमेज यहां बनी, तो ऑब्जेक्ट इमेज के बीच की डिस्टेंस इतनी। तो सबसे कम कब आएगी? जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो इमेज भी वही बन जाएगी। तो यार यहीं पर ऑब्जेक्ट रखा है और यहीं पे इमेज है, उनके बीच की डिस्टेंस ही नहीं है, कुछ जीरो है। आया कि नहीं आया बताइए, आया कि नहीं आया बताइए। तो उसने यही तो पूछा था। अब इसके बाद जिसको करना है तो कर लो, आपको समझ जाओगे आप। अब मान लो मैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखता तो मेरी इमेज कहां बनती? एफ और सी के बीच में। तो अभी भी आपके ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस है इतना। और अगर आप अब कहां रख देते? इन्फिनिटी पे रख देते मान लीजिए अगर आप, तो इन्फिनिटी पे अगर आप ऑब्जेक्ट रख देते तो आपकी इमेज कहां बन जाती? फोकस पे बन जाती। तब भी फोकस और इन्फिनिटी के बीच में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होता और बहुत ज्यादा होता, इतना हो जाता। तो आपको ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कब मिल रहा है? मिनिमम कब मिल रहा है? जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक, तो अब उसने आपसे पूछा व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज इन द केस ऑफ कॉनकेव, है ना। ऑब्जेक्ट, अच्छा रियल इमेज भी बोली थी तो ये रियल कहीं है, वर्चुअल आपको देखना भी नहीं था, छोड़ दो। ठीक है, तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस बस बतानी थी हमें। मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है? मिनिमम डिस्टेंस किसके किसके बीच में? ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच में इज इक्वल्स टू 0 पॉसिबल है। और कौन सा केस है ये? केस ये वो वाला है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। आया कि नहीं आया बोलो? हाँ, क्वेश्चन समझ में आया? पता लगा रट लेंगे कुछ बच्चे बेचारे। रटना नहीं है भाई, रटना नहीं है, समझा दिया मैंने आपको क्या पूछ रहा है। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड क्वेश्चन। और मैंने तुम्हें क्या बताया था बताओ? कल मैंने तुम्हें पढ़ाया था, मैंने क्या पढ़ाया था? मैंने बोला था कि भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा हो वो आए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। याद आया? कॉनकेव में मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखे और एग्जाम में सवाल ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिया सवाल? और सुनो, इसी तरीके से मैंने तुम्हें कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ाया था कि अगर ये आपका एफ डैश है, ये आपका 2f डैश है, सही है, ये आपका f है और ये आपका 2f है, तो मैंने तुम्हें बोला था कॉन्वेक्स वाले में कि ऑब्जेक्ट 2f पे रखेगा तो रियल इन्वर्टेड 2f पे बनेगी। और ये सवाल एग्जाम में आए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अभी मिलेगा, रुक जाओ, अभी मिलेगा। ठीक है, अभी मिलेगा। ठीक, एक बच्चा कह रहा है अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पूछी होती तब क्या करते? मैं क्यों बताऊं, आप बताओ। मैं क्यों बताऊं, आप बताओ। अगर मैक्सिमम पूछा होता तो मैक्सिमम डिस्टेंस इनफाइनाइट आ जाती ना, कि जब आप ऑब्जेक्ट को कहां रखते? फोकस पे, तो इसकी इमेज कहां बनती है? इन्फिनिटी पे, रियल इन्वर्टेड होती है, कल बताया था। ठीक, तो फोकस और इन्फिनिटी के बीच का डिस्टेंस तो इनफाइनाइट होता है ना। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस तो इनफाइनाइट हो जाता, क्या दिक्कत है? ठीक, मैक्सिमम नहीं पूछेगा, परेशान मत होइए, मिनिमम ही पूछेगा वो आपसे। ठीक है, अब जरा आ जाओ, मिनिमम ही पूछेगा, ज्यादा परेशान ना होइए, इतना समय नहीं उस पर चर्चा करने का भी, नहीं तो मैं आपको और बताता अभी, क्योंकि मुझे ये सब पूरा कंप्लीट कराना है। इधर देखिए, अब उसने बच्चों पूछा वाई आर कॉन्वेक्स मिरर प्रेफर्ड ओवर अ प्लेन मिरर एज अ रियर व्यू मिरर। ठीक है बच्चों, मतलब कह रहा है तुम अपनी कार में कॉन्वेक्स क्यों लगाते हो? ड्राइवर के साइड में ऐसा कॉन्वेक्स कह रहा क्यों लगाते हो? कह रहा प्लेन मिरर क्यों नहीं लगा रहे हो? समझ गए होगे यार। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। भाई कॉन्वेक्स लगाओगे तो कॉन्वेक्स क्या करता है? वर्चुअल इरेक्ट तो करता है, अरे स्मॉल कर देता है, यानी कि पीछे का जो पूरा ट्रैफिक है बड़ा सा, वो छोटे से मिरर में आ जाएगा। यानी कि आपको वाइडर व्यू मिलेगा, वाइडर व्यू मिलेगा, वाइडर व्यू मिलेगा, बिकॉज इट गिव्स वाइड फील्ड ऑफ। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बच्चे ने एक आंसर बताया, एक लाइन में ही सब कुछ बता दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और प्लेन मिरर में तो ऐसा होता नहीं, प्लेन मिरर में तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज बनेगी, है ना। तो अगर तुमने प्लेन मिरर लगा दिया तो जो पीछे वाला ट्रक है बस उसकी खिड़की दिखेगी तुम्हें, बस खिड़की का मतलब है उसका जो विंडशीट है वो दिखाई पड़ेगा, बस पीछे का ट्रैफिक ही नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना। तो देखो जरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज वाइडर इन कंपैरिजन टू प्लेन मिरर, द कॉन्वेक्स मिरर इज प्रेफर्ड एज अ रियर व्यू मिरर एट इट। अब भैया खुद पढ़ लो, पढ़ो ध्यान से, 2 3 4 बार पढ़ो, और क्वेश्चन नंबर 11 भी खुद से ही पढ़ लेना। अब देखो बच्चों, इन्होंने ये जो सवाल नंबर 12 पूछा हुआ है ये मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। ऐसे ही इन्होंने पूछ लिया, अब जब पूछ ही लिया है तो क्या ही कर लोगे आप, है ना। देखो
सवाल नंबर 12 अगर आप पढ़ोगे तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं बच्चों, है ना। देखिए बच्चों, अभी आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में मैं पढ़ाऊंगा अभी आगे, जब हम लोग रिवीजन पे वहां पहुंचेंगे। सुन लो, ऊपर की जो एटमॉस्फेयर में जो ऊपर की एयर की लेयर होती है वो होती हैं थोड़ी सी हॉट, सुन लो, और नीचे आके कूल हो जाती हैं, सुन लिया। तो ऊपर वाली जो अपर एयर लेयर्स हैं वो हॉट हैं, हॉट का मतलब वार्म होती हैं, थोड़ी सी गर्म होती होंगी, है ना। और नीचे वाली होती हैं कोल्ड। तो बच्चों जो कोल्ड एयर लेयर होती हैं वो होती हैं डेंसर, ठीक, और ऊपर वाली होती हैं रेयरर, मतलब जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे तो हॉट होता जाएगा, ठीक। अब आइए जरा डायग्राम बनाते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में दो लेयर्स को अज्यूम करिए बस। नीचे वाली कैसी है? कोल्ड। कोल्ड का मतलब क्या होता है? डेंसर मीडियम। सुन लो, ध्यान से बता दे रहा हूं भाई, सुन लो, क्या नहीं आता है तो सुन लो। कोल्ड वाली होती है डेंसर और हॉट वाली होती है रेयरर। सुन लो ना भाई, सुनने में क्या जा रहा है तुम्हारा, ठीक। तो अगर उन्होंने मेरे से सवाल पूछ लिया, क्या पूछा? When a light rays passes obliquely through the atmosphere in upward direction, यानी कि बच्चों एटमॉस्फेयर में लाइट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही, तो मैं टू एयर की लेयर बनाऊंगा, सोचूंगा भाई मन में। तो ये मैंने इंटरफेस बनाया, नीचे क्या है? डेंसर हो जाएगी नीचे वाली लेयर, और ऊपर वाली बच्चों रेयरर हो जाएगी। मानते हो कि नहीं? अब उसने एक लाइट रे को ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब तिरछा गिराया। तिरछा का मतलब समझते हो ना, ऐसा 90 डिग्री पे नहीं गिराया, 90 पे जाएगा तो सीधा निकल जाएगा ना, ये देखिए, है ना। अब उसने बच्चों ऑब्लिकली गिराया, तो भाई गिरा दो, ये ऐसे ऑब्लिकली लेके आए तिरछा। अब नॉर्मल ड्रॉ करो, डॉट 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 डॉट। हाँ भाई, जाना कैसे चाहता था? सीधा। लेकिन बच्चों कहने के लिए तो एक ही एटमॉस्फेयर है, लेकिन डेंसर से रेयरर जा रहा है टेम्परेचर चेंज होने की वजह से। तो क्या होगा बताओ? ये क्या करेगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। ये देखिए, ये आपका नॉर्मल था एन एन डैश, डेंसर से रेयरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। कोई डाउट है बताइए? ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल क्यों होगा बेटा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, ठीक। तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल डायरेक्शन। बताइए कोई समस्या? बहुत अच्छा सवाल देखिए पूछा गया है 2011 में बच्चों। इसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए थी कि ऊपर वाला होता है रेयरर और नीचे वाला लेयर होता है डेंसर, तो नीचे से ऊपर जा रही है लाइट रे, ठीक। हो जाएगा। ये डाइजेस्ट हो गया कि नहीं हुआ आपके? बताइए, ये वाला सवाल डाइजेस्ट हुआ? बताइए, ठीक। अच्छा सवाल था, वेरी गुड क्वेश्चन है ये सब। अब देखिए, यहीं से सवाल आएगा दोबारा, और क्या, और कहां से आएगा सवाल? इधर देखिए जरा। अब बच्चों कह रहा है व्हाट मेक थिंग्स विजिबल। अब यार ये मैं क्या ही बताऊं आपको, है ना। कैसे चीजों को देखते हो आप? तो भाई हम अपने रूम में बैठे हुए हैं, ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये देखिए बच्चों, पढ़ाते टाइम यदि आपको याद हो, ये देखिए स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन आ गया, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और आपकी ये वाली बुक में भी दिया हुआ है। ये देखिए बच्चों, इस डायग्राम को देखिए, आप चीज़ों को कैसे देखते हो बताओ? इस लड़के को देखो, इस लड़के को देखो, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। लाइट पहले यहां से आई, सोफे को देख रहा है, ये सोफे पे टकराएगी, रिफ्लेक्ट होके इसकी आंखों में जाएगी, ठीक। बस ऐसे हम देखते हैं चीजों को। तो पहले ऑब्जेक्ट देखो, या तो ऑब्जेक्ट की खुद की लाइट हो, या तो ऑब्जेक्ट पे कहीं से लाइट आ रही है, ऑब्जेक्ट है सोफा, इस पे रिफ्लेक्ट करके मेरी आंखों में जाएगी, तो ब्रेन बैक ट्रेस करेगा, देखेगा कहां से आ रही लाइट रेस, तो वहां पे वो इमेज बना लेगा, तो सोफे की इमेज यहां बन जाएगी, ठीक। अब देखिए इसका थोड़ा सा आंसर भी यदि आप चाहें तो आप देख सकते हैं बच्चों। देखिए 13 का आंसर पढ़ो जरा जल्दी से, 2 बार पढ़ो। डन, बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, है ना। अब देखिए बच्चों, वही सब पुराने सवाल, है ना। आपको इस पर थोड़ी हंसी भी आ जाएगी, हम लोगों ने इसको डिटेल में क्लास में डिस्कस किया है। देखिए बच्चों, सवाल क्या पूछा उसने? कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो बच्चों ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक। हाँ भाई, नॉर्मल कहाँ से पास होता है? नॉर्मल कहाँ से निकल के आता है हमेशा? बताइए जरा, नॉर्मल कहाँ से निकल के आता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यस। तो ये देखिए, ये आपका फोकस है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो भाई नॉर्मल तो ऐसे रहा होगा ना, ये नॉर्मल तो यही होगा।
और इसी नॉर्मल के अलोंग अगर लाइट रे आ जाए इस तरीके से, तो चलो इसी रेड से बना देता हूं, ये लाइट रे ऐसे इसी नॉर्मल के अलोंग आ जाए, तो यहां जब टकराएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 0, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, 0। सही है। तो यहां खास बात क्या है कि वो उसी पाथ पे वापस इसलिए आ जाती है टकराकर, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 है। चेक कर लीजिए। द रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इंसिडेंट टू द मिरर अलोंग इट्स नॉर्मल, सो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर होना चाहिए। यार सब क्या लिखा हुआ है, ठीक, एंड बोथ आर इक्वल टू व्हाट, 0, है ना, बोथ आर इक्वल टू 0, देयरफॉर द रे रिट्रेस इट पाथ, है ना, लाइट रे उसी पाथ पे रिट्रेस हो जाती है, यानी कि पलट के उसी पाथ पे वापस आ जाती है। बताइए कोई समस्या, कोई समस्या, ठीक। बहुत बढ़िया। नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब तुमको हंसी आ जाएगी इस क्वेश्चन पे। नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज। हाँ भाई, इरेक्ट के साथ वर्चुअल लगता है, वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज कौन दिखाता है बताइए, कॉनकेव। कई बार कर चुके हो अगर आपने पूरा रिवीजन सीरीज किया है। शेविंग, शेविंग मिरर वाला केस है, ठीक। तो ये बच्चों वाला सवाल था, इसको छोड़ दीजिए। हाँ, अब देखिए बच्चों, इन्होंने ये जो 16th नंबर क्वेश्चन, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया बच्चों। कह रहा है व्हाई डज द बॉटम ऑफ टैंक और अ पॉन्ड कंटेनिंग वाटर अपीयर्स टू बी राइज, है ना। तो ये जब सवाल आएगा बच्चों, तो पहले आपको रे डायग्राम बनाना है, समझ गए। ये वाला जो सवाल आएगा बच्चों, पहले आपको रे डायग्राम बनाना है। क्या आपको इसका रे डायग्राम आता है कि किसी पॉन्ड में या स्विमिंग पूल में या किसी कंटेनर में जो नीचे वाला बॉटम पार्ट होता है वो ऊपर दिखाई पड़ता है। स्विमिंग पूल वाला पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, बताओ। हाँ बताओ, स्विमिंग पूल वाला पढ़े हो। लैटरल इन्वर्जन नहीं, नो, लैटरल इन्वर्जन कहाँ है बेटा, लैटरल इन्वर्जन इसमें कहाँ आता है बेटा, स्विमिंग पूल में। परसों की क्लास में हुआ था ना स्विमिंग पूल, याद है। ये देखिए, ये किसी कंटेनर में पानी भरा हुआ है ऐसे, ठीक। स्विमिंग पूल ही मान लीजिए या किसी कंटेनर में पानी मान लीजिए। अरे भूल गए हो क्या, 5 रुपीज का कॉइन भी रख के दिखाया था इसमें। तो बच्चों ये देखिए, ये इसका बॉटम सरफेस है, ये इसका बॉटम सरफेस है। तो बॉटम सरफेस में किसी भी एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लीजिए, ए को, और उसके बाद यहां से एक लाइट रे ऐसे करके लेके आते थे। तो ये वाटर से कहां जा रही है, एयर में। तो नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये देखिए, आप अपने हाथ से बना के देखिए इसको घर पे, मेरे बनाने से कुछ नहीं होगा। ये ऐसे आ रही है, तो अभी ये कैसे जाना चाहती थी, सीधे। अगर अगर एयर ना आती तो सीधे निकल जाती, लेकिन अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी अब ये, क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई ऐसे। उसके बाद दूसरी लाइट रे मैंने कैसे निकाली थी, याद है क्लास में, बताइए। दूसरी लाइट रे मैंने कैसे निकाली थी बताइए, बोलो बोलो बोलो। दूसरी लाइट रे मैंने कैसे निकाली थी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वेरी गुड, परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस, ये ऐसे, ये सरफेस पे 90 डिग्री। और फिर मैंने आपको बोला था यहां पर आपकी आंखें होंगी इस तरीके से, यही डायग्राम आपको आएगा एग्जाम में। आपको बनाओगे नहीं डायग्राम तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ये इस तरीके से है ना। ये देखिए, ब्रेन क्या करेगा, बैक ट्रेस, ये वाली लाइट रे को जब बैक ट्रेस करेगा और इसको जब बैक ट्रेस करेगा आपका ब्रेन, तो ये वाली लाइट रे यहां से आते हुए नजर आएंगी, और ये वाली, तो ये तो दोनों वर्चुअली मीट कर रही हैं, ये वाले पॉइंट पे दोनों वर्चुअली। तो ए की इमेज वर्चुअल यहां बनेगी ए डैश पे, ठीक। इसी तरीके से ए के साइड में जो पॉइंट होगा बी, उसकी इमेज यहां बनेगी बी डैश पे, पॉइंट बी की इमेज बी डैश पे। इस तरीके से जो पूरा सरफेस होगा यहां से यहां तक का, इस पूरे सरफेस की इमेज यहां बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये लीजिए। तो जो बॉटम सरफेस है थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़ेगा, आया कि नहीं आया बताइए, है ना। और ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा रिफ्रैक्शन के कारण होता है, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन है ये, और क्या है।
ठीक, इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन है, थोड़ा बहुत आप अपनी भाषा में इसको समझा सकते हो, अगर डायग्राम आपने बना दिया तो बिल्कुल सही। लाइट फ्रॉम द बॉटम पार्ट ऑफ द पॉन्ड अंडरगोस चेंज इनटू द पाथ एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर। ठीक है, तो ये देखो जब पॉन्ड से लाइट बाहर आ रही है तो इंटरफेस जब आता है, इंटरफेस का मतलब है ये वाली लाइन, ये लाइन, इसको हम इंटरफेस बोल रहे हैं, ये वाली लाइन। ठीक, इंटरफेस जब आता है तो लाइट क्या होती है, अपने पाथ से ऐसे ये देखिए रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, ध्यान से चेक कर लीजिए। As the result, the light rays appears to come from a raised surface rather than the actual bottom surface। ठीक, तो इस तरीके से लाइट जब हमारी आंखों में आती है, लाइट जब हमारी आंखों में आती है और ब्रेन इसको जब बैक ट्रेस करता है तो हमें लाइट थोड़ा सा यहां से आते हुए नजर आती है। चेक कर लीजिए। ठीक है, ए एक्चुअल पॉइंट ये है, यहां से नहीं, हमें यहां से आते हुए नजर आ रही है, यानी कि ए पॉइंट रेस दिखाई पड़ेगा तो पूरा बॉटम रेस दिखाई पड़ेगा। ठीक, इस तरीके से इसमें ये लैटरल इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं है भाई। ठीक है, अब आप एक काम करेंगे, जल्दी से इस आंसर को 2 बार पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 2 बार पढ़िए, 2 टाइम्स। ठीक, पढ़ लिया, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चों, अब ये वाला हम बाद में डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हमें मिल जाएंगे आउट ऑफ द बॉक्स, थोड़े से हम एग्जाम में आए भी नहीं हुए, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। कुछ और भी है, कुछ क्वेश्चंस है उसकी क्लास लूंगा अलग से। कह रहा व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर फॉर अ नॉर्मल इंसिडेंस। हाँ, ये बड़ा अच्छा बच्चों उसने सवाल दिया। नॉर्मल इंसिडेंस से आप क्या समझते हो बच्चों? नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब होता है कि सरफेस के ऊपर लाइट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गिर गई है, याद रखिएगा। ये आपका सरफेस है, ठीक, और लाइट जब रिफ्लेक्टिंग, मान लो प्लेन मिरर ही है भाई, क्या ही हो जाएगा, है ना, मान लो प्लेन मिरर है, तो बच्चों जब भी लाइट रे इस प्लेन मिरर के सरफेस के साथ 90 डिग्री पे आती है, ये प्लेन मिरर है और ये लाइट रे आ रही, ये ऐसे, तो देख लीजिए एंगल यहां 90 बना, आप कुछ लोग को नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो आप देखो ये ऐसे करके लाइट रे आ रही है, तो ये एंगल 90, इसको नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं। याद रखिएगा नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या होता है कि जब लाइट सरफेस के साथ 90 डिग्री पे आती है, तो एक तरीके से ये अलोंग द नॉर्मल आ रही है भाई, क्योंकि अगर मैं बोलूं नॉर्मल ड्रॉ करो तो आप बोलोगे सर यही तो नॉर्मल है। तो जब अलोंग द नॉर्मल आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या है आपका? 0 है। चेक कर लो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बस यहां शब्दों का ध्यान रखेंगे, नॉर्मल इंसिडेंस का ये मतलब होता है। ठीक, बहुत बढ़िया। इसके बाद बच्चों यहां पर एक बहुत ही फालतू का सवाल कह रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर है, जरा मुझे बता देना कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ बताइए। क्या एक बच्चा कह रहा है सर वाई वी आर नॉट टेकिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस 90। हा भाई, सुनो ध्यान से, इधर आओ जरा बेटा, इधर आओ बेटा, जरा सुनो ध्यान से। इधर एक बच्चा कह रहा है कि इस केस में आप 90 क्यों नहीं ले रहे हो एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ध्यान से चेक करो, इधर देखो। नॉर्मल इंसिडेंस का पहले फिजिक्स में मतलब समझिए, नॉर्मल इंसिडेंस का नॉर्मल का मतलब होता है 90 बना दे और इंसिडेंस का मतलब गिर जा रही है, यानी कि 90 बना के गिर जा रही है। तो 90 बना के गिर जा रही है, कहां गिरती है वो? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। ठीक, तो ध्यान से सुनो, ये देखो ये 90 बनाते हुए ही यहां गिर जा रही है, ये इस तरीके से। अब रुक जाओ जरा, ये आपकी लाइट रे है, ये आपकी क्या है? इंसिडेंट लाइट रे। ठीक, ये इंसिडेंट लाइट रे। अब सुन लो, इसको छोड़ो अभी, आप इधर आओ जरा, एक बात बताओ कि अगर 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 मैं आपको ऐसा सवाल दूं, जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं आपको ऐसा सवाल दूं, ये लाइट रे ऐसे करके आ रही, मैंने कहा आपसे ये इंसिडेंट है, तो आप मुझे कैसा बना के दोगे? पूरा फिगर आप मुझे कैसा बना के दोगे बताओ? आप मुझे यहां क्या करके दोगे? आप पहले नॉर्मल ड्रॉ करोगे, है ना भाई? आप बोलोगे सर आप नॉर्मल ड्रॉ कर लो, आप यही तो करवाओगे मेरे से। आप बोलोगे सर ये रहा नॉर्मल, मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है। ठीक, तो नॉर्मल क्या करता है? सरफेस के साथ 90 बनाता है, तो आपने बना दिया। फिर आप मेरे से क्या बोलोगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस सर ये रहा, और सर इतना ही एंगल बनाकर सर रिफ्लेक्ट करवा दीजिए। ठीक, ये देखिए, अब बताओ अगर इस इंसिडेंट लाइट रे को मैं ऐसे ले आऊं तो, यानी कि अब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और कम कर दिया, ये लो, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इतना।
और अगर इसी लाइट रे को मैं ऐसे करके ले आऊं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और कम हो जाएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और कम हो जाएगा, ये वाला। और अगर मैं इस लाइट रे को अलोंग द नॉर्मल लेके चलाऊं भैया, तो आई की वैल्यू 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताइए। ठीक, तो ये अलोंग द नॉर्मल मतलब ये लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंस से मतलब सरफेस से तो 90 बना रही, लेकिन नॉर्मल के साथ तो 0 बना रही है ना, क्योंकि नॉर्मल तो यही है ना, यही तो नॉर्मल है। बताओ, बताइए। अब आया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, बताओ। 0, क्योंकि ये ऐसे आई की वैल्यू कम हो रही, कम हो रही, कम हो रही, अलोंग द नॉर्मल जाएगा, नॉर्मल से ही लग के जाएगा, तो ये वाला जो आई है छोटा होता चला जा रहा है, तो 0 हो जाएगा जब ये लाइट रे ऐसे चली जाएगी तो। ठीक, तो और अगर आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाओगे तो भैया जितना आई है उतना ही आर है। ठीक, तो ये ऐसे जा रही तो टकरा के इसी पाथ पे ऐसे वापस हो जाएगी, तो नॉर्मल के साथ ये देखो ना, यहां से देखो ना, ये जो वापस जा रही थी रिफ्लेक्टेड, तो पहले इतना बना रही थी, फिर इतना बना रही थी, फिर जब यहां से जा रही तो इतना बना रही, तो जब इसी पाथ के लॉन्ग जाएगी तो आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। बताओ क्या डाउट है, बोलो बोलो बोलो, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। ठीक, अब सुनो, अब एक बात बताओ जरा ध्यान से। कौन सा सवाल था भाई, सवाल कौन सा था? हाँ, जरा बताना भैया, आपको पता है ना कहां गया सवाल? अरे देख रहे हो सवाल ही गायब हो गया। हाँ, ओहो, हाँ, ये 2 सवाल एक साथ उसने पूछे भाई। ठीक, 2 सवाल एक साथ पूछे, यही सवाल था, कोई और था? यही था, 2 सवाल एक साथ। कह रहा है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ, ये भी हैंग कर गया मेरा सिस्टम, आप क्वेश्चन पढ़ लो। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर रूज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इतना, तो r इज इक्वल टू 2f होता है, तो f इज इक्वल टू r/2 होता है, बताइए होता है कि नहीं होता है? ठीक, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 है, अपॉन में 2 करेंगे, फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी 16। अब बताओ पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव, बताओ पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव क्यों? क्योंकि मेंशन कर दिया उसने कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर हो और चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है सर, है ना? ठीक, कर लोगे? ओके, अब इसके बाद बच्चों ये वाला क्वेश्चन नंबर 20 करिए। द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20। अब सुनो, इस बार उसने स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर देके रखा है। अब भाई उसने मिरर का नाम नहीं बताया, सुन लो, मिरर का नाम नहीं बताया तो कोई दिक्कत नहीं है, ना बताए, हम एब्सोल्यूट वैल्यू बता देंगे उसकी, ना प्लस लगाएंगे ना माइनस लगाएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू एब्सोल्यूट बता देंगे, क्या दिक्कत है? तो बच्चों आर दिया हुआ है, एफ निकाल लीजिए 10। अब कुछ बच्चे बोलेंगे तो +10 आ रहा है, कोई साइन नहीं मेंशन करोगे यार, हमें क्या पता कौन सा स्फेरिकल मिरर है, ठीक है? हमने तो फोकल लेंथ निकाल के दे दी, इंफॉर्मेशन ही नहीं दी हुई इतनी कि हम प्लस माइनस लगाएं, समझ गए? ये चीज है, तो इस तरीके से आप इसको जो है करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? नाउ अब हम शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, और कुछ स्पेशल क्वेश्चन है उसकी क्लास अलग से लगाएंगे, कुछ फालतू के क्वेश्चन हैं इसमें परेशान करने वाले। जाइए पहले बेसिक करा दें, जाइए।